हर हर महादेव। आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तुम मेरी जिंदगी हो का 101 भाग। साहिर से मिलकर दोनों घर के लिए निकल पड़े तो साहिर प्रेम के पास उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गया। तुमसे कुछ बात कहनी थी साहिर। समझ में नहीं आ रहा है कि खुद वो बात क्या डालूं या फिर जितेंद्र के जगने का इंतजार करूं। प्रेम अपने आप में सोचते हुए बोला। जैसा आप उचित समझे काकोसा, साहिर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। उसने अब अपने दिल में सोच लिया था, अब इन दोनों पर किसी भी बात को जानने के लिए कोई दबाव नहीं बनाना है, क्योंकि दबाव का नतीजा उसने देख लिया था। जितेंद्र जी ने बिना कुछ कहे केवल साहिर के अंदाजे से उस दबाव को अपने दिल और दिमाग पर इतना ज्यादा पहाड़ की तरफ बोझ समझकर भारी बना लिया था कि इस समय वह आईसीयू में एडमिट थे और वही प्रेम ना जाने किन बातों से जूझ रहा था। साहिर गौर से प्रेम के चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे से उसकी उलझन साफ साफ समझ में आ रही थी, लेकिन प्रेम ने अपने दिल में एक फैसला ले लिया था। हमें गलत मत समझना साहिर, हम दोनों ही मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन उस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। प्रेम ने भरे गले से कहते हुए साहिर के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। शायद साहिर को आज सब कुछ बताने का फैसला उसने कर लिया था। कौन सी गलती काकोसा, साहिर ने पूछा। प्रेम के दोनों होठ आपस में जुड़ गए थे और चेहरे पर तनाव की लकीरें बेहद खास अंदाज में खींच गई थी। मैंने आपसे कहा ना काकोसा कि अगर आप कुछ बताने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना, साहिर ने प्रेम के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। कैसे नहीं जानना साहिर, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने इस चीज़ को जानने के लिए बहुत हाथ पाँव मारे हैं, और आज जब मैं बताने के लिए हिम्मत जोड़ रहा हूँ तो तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं जानना। प्रेम ने एक उदास सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाते हुए साहिर की तरफ देखा। मुझे वह बात बिल्कुल भी नहीं जाननी जो कि मेरे काकोसा के हंसते मुस्कुराते चेहरे पर परेशानी लाती है। साहिर का इशारा प्रेम की तरफ था। वह बात बिल्कुल नहीं जाननी जिसके कारण मेरे काकोसा की सांसें रुकने लगती है। साहिर ने जितेंद्र जी की तरफ से आईसीयू में देखते हुए इशारा किया। पर अब हम ये बोझ ढोते हुए थक गए हैं, इसलिए तुमसे सब कुछ बता देना चाहते हैं। प्रेम ने कहा। कुछ देर का इंतजार कर लो, या ऐसा कहो कि अपने आप को तैयार कर लो। जितेंद्र को होश में आने दो, उसके बाद हम तुम्हें सारी बात बता देंगे, प्रेम ने साहिर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। साहिर ने अचानक से चौंकते हुए प्रेम की तरफ देखा। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि प्रेम इतनी आसानी से उसे कुछ भी बताने को तैयार हो जाएगा। जितेंद्र जी सॉफ्ट दिल वाले थे, इस कारण उन पर दबाव बनाना भी हल्का आता था या फिर वह कुछ बता भी पाते थे। लेकिन प्रेम तो टेढ़ी खीर था, एकदम पत्थर चट्टान की तरह मजबूत। सर पटक कर मर जाओ, लेकिन अगर एक बार ना कह दिया तो ना। इस मामले में तो वो बिल्कुल उसके बाबा सा शमशेर सिंह राणा की परछाई था। इसलिए साहिर ने कभी भी प्रेम से इस बारे में जानना तो दूर पूछने की भी हिम्मत नहीं की थी। पर आज खुद प्रेम जाने क्यों साहिर से सब कुछ बताने के लिए तैयार हुआ था। साहिर की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह प्रेम से यह कहे कि जितेंद्र काकोसा की तबीयत अभी कुछ संभव, जाने दीजिए तब बताएगा। दोनों चुपचाप रहे, कॉरिडोर में बैठे हुए जितेंद्र जी के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। जहां प्रेम अपने मन में शब्द जोड़ रहा था, वहीं पर साहिर के लिए एक एक सेकंड काटना मुश्किल हो रहा था। ना जाने कौन सी बिजली गिराने वाले थे जिसके लिए साहिर को तैयार रहने के लिए कहा गया था। रात के करीब 11 बजे थे जब नज ने ये कहा कि जितेंद्र जी को होश आ गया है और वह प्रेम जी से मिलना चाहते हैं। तो प्रेम ये सुनते ही उनके वार्ड की तरफ लपका था। साहिर चाहकर भी उनके पीछे नहीं जा पाया था। राणा सा बाहर ही बैठे हैं क्या?
प्रेम को देखते ही जितेंद्र जी ने सवाल किया। प्रेम ने हाँ में सर हिला दिया। जितेंद्र जी ने अफसोस से अपनी आंखें बंद कर ली। तू मजबूर है, क्योंकि तू ये सोचता है कि तू एक ठाकुर होकर अपने नमक से गद्दारी नहीं कर सकता। पर मैं मजबूर नहीं हूँ। प्रेम जी ने जितेंद्र जी के सर पर हाथ रखते हुए कहा। जितेंद्र जी ने अपनी आंखें खोल दी। पर मैं उस माँ को कैसे समझाऊंगा? जितेंद्र जी ने पूछा। बुआ सा की चिंता मत कर। साहिर साहब बहुत बड़े हो चुके हैं, अपने फैसले वह खुद लेते हैं और मैंने देखा है कि वह घर को बांधकर भी रख रहे हैं। सही समय है, उन्हें हम सच से आगाही कर देते हैं। ऐसे कम से कम आस्तीन में छुपे हुए सांपों से तो बचे रहेंगे ना। प्रेम समझाते हुए बोला। जैसी तेरी इच्छा, उन्हें यहीं बुला ले। जितेंद्र जी ने कहा। साहिर अंदर आ जाओ। प्रेम ने साहिर को आवाज दी। साहिर धीरे से आकर दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। साहिर को देखते हुए जितेंद्र जी ने अपने हाथ जोड़ दिए थे। यह क्या कर रहे हैं काकोसा? साहिर ने तेजी से जितेंद्र जी के बंधे हुए हाथ खोल दिए थे। हमें माफ कर दीजिएगा राणा सा, हम बड़े राणा सा के हत्यारों को सजा नहीं दे पाए, क्योंकि पहली बात की जिनके खिलाफ हमारे पास सबूत थे वो हमें किसी भी एंगल से दोषी नहीं लग रहे थे, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि असली दोषी कहीं और छुपा हुआ है। और दूसरी बात कि बड़े राणा सा के जाने के बाद हमारे ऊपर आपकी जिम्मेवारी आ गई थी। हम आपको उन आस्तीनों के सांपों से बचाना चाहते थे, इस कारण आप पर बेवजह रोक टोक और भी बहुत कुछ बंदी से लगाए। जितेंद्र जी ने किसी तरह से कहा। मैं जिंदगी नहीं हूँ काकोसा, जो कि आपकी रोक टोक से आपसे बदगुमान हो जाऊंगा। मुझे उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता काकोसा। अगर आप दोनों ने मिलकर हमारी परवरिश ऐसी नहीं करी होती तो शायद आज हम इस लायक नहीं होते। एक 9 साल के बच्चे के अंदर समझदारी ही कितनी होती है। वह तो वहीं पर टूट फूट कर मर गया रहता जब उसके बाबा सा, माँ सा और भाइयों की मौत हुई थी। साहिर दुख की अतिरेकता में तेजी से बोल गया था। ये बात अपने होठों पर भी मत लाइएगा साहिर, हम मर जाएंगे लेकिन आपको कुछ होने नहीं देंगे। प्रेम ने साहिर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वही तो मैं भी कहना चाहता हूँ काकोसा कि हमने अपनी जिंदगी में अपने सारे रिश्ते खो दिए हैं, पर आप दोनों को नहीं खोना चाहते। पर जाने आप अपने दिल पर क्या बोझ लिए बैठे हैं। साहिर ने कहा। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा राणा सा, आज हम खुद अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं। अब हमसे उठाया नहीं जाता, चाहे इसके लिए आपका कोई भी फैसला होगा वह हमें मंजूर होगा। जितेंद्र जी ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। जिस दिन आप जिंदगी से शादी कर कर आए थे आपने हमारी वफादारी पर पहली बार सवाल उठाया था, तब से लेकर आज तक हुआ। जितेंद्र जी धीरे धीरे बोल रहे थे। वह हमारी सबसे बड़ी भूल थी काकोसा। सच तो यह है कि इस चीज के लिए हमने कई बार अब अपने आप में हिम्मत की, लेकिन आपसे नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर भी आज उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अपना बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। तारांकन साहिर ने जितेंद्र जी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। आप हाथ मत जोड़ा कीजिए राणा सा, आप हर रिश्ते में हर लिहाज से हमसे बड़े ही हैं। आपकी गलती माफ करने वाले हम कौन होते हैं? जितेंद्र जी के लहजे में दुख था। साहिर ने इनकार कर दिया। नहीं नहीं काकोसा, ऐसा मत कहिए। साहिर का दिल अचानक से ही बहुत दुख में ही घिर गया था। जाने किस बात का बोझ लेकर जितेंद्र जी बैठ गए थे। आज तो एक बात बताई थी और ना जाने कितने बार काम के सिलसिले में वह उनके सर पर सवार हो जाता था। सबसे बड़ी बात थी कि वह अपना हक समझकर सवार हो जाता था, और जितेंद्र जी ने भी अपने हाव भाव से कभी लगने नहीं दिया कि वह इस चीज के लिए परेशान हो रहे हैं।
मुस्कुराते हुए उसके हर सवाल का जवाब देते थे और सामने बैठकर समझाया करते थे। अब फिर अचानक से ऐसी बात क्यों? साहिर कुछ उलझ गया था। ज्यादा मत सोचिए राना सा, हमने आज तक कभी भी आपकी किसी बात का बुरा मत नहीं माना। अगर आप हमारे लिए बड़े राना सा की तरह इज्जत और एहतराम के काबिल हैं तो जिंदगी की तरह हमारे प्यार पर भी हिस्सा रखते हैं। जानवी जी ने तो आपके रूप में अपना बेटा ही आपको अपने दिल से मान लिया है, और अब तक तो जिंदगी से शादी करके आप पूरी तरह से हमारे बेटे ही बन चुके हैं। पर उस दिन कुछ बात अलग सी हो गई थी। जब इंसान के दिल में चोर होता है ना, तो सीधी बात भी उसे तंज जैसी जुड़ी हुई लगती है। वही हाल मेरा है। आप यहाँ हमारे पास बैठ जाए और प्रेम चेयर ले ले, बात कुछ लंबी होगी। जितेंद्र जी ने कहा। नहीं नहीं, बात लंबी करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। आप ठीक हो जाए तब हम इस मैटर पर बात कर लेंगे। लेकिन अगर आपने हमारी कही हुई बात को अपने दिल पर बोझ बनाकर रखा है तो हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा कहने का मतलब ये कतई नहीं था। साहिर शर्मिंदगी के साथ बोल रहा था। जितेंद्र जी मुस्कुरा दिए। नहीं नहीं, आपकी कही हुई बातें हमारे दिल पर बोझ नहीं, बल्कि उसने तो हमें सच का वह आईना दिखाया था जिसके कारण हम खुद अपनी नज़रों में छोटे हो गए थे। जितेंद्र जी ने बिल्कुल साफगोई से कहा। आज हम आपको वह बताना चाहते हैं जिसके कारण आपकी बात सीधे यहाँ पर लग चुकी है। जितेंद्र जी ने अपने दिल की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा। बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो जितेंद्र? एक बात भूल क्यों नहीं जाते? प्रेम जी ने इस बार कुछ गुस्से के साथ कहा। भूल जाऊंगा, लेकिन पहले सच तो बता देता हूँ। जितेंद्र जी ने कहा। आप जानना चाहते हैं ना कि आपके बाबासा का हत्यारा कौन है? तो सच कहिए तो इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है कि वह कौन है। लेकिन शक की सुई आपके छोटे काकोसा यानी कि राणा अमरेंद्र प्रताप सिंह के ऊपर घूम रही है। जितेंद्र जी ने एक लाइन में कहा। मतलब? साहिर को उनकी बात समझ में नहीं आई थी। जितेंद्र जी अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रेम को इशारा किया कि वह साहिर को सारी बात बता दे। प्रेम ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। अमरेंद्र शुरू से ही बहुत लापरवाह किस्म का लड़का था और उसकी लापरवाही का फायदा उसके दोस्त हमेशा ही उठा जाते थे। पैसे वो उड़ाते थे, खर्चा अमरेंद्र के जिम्मे लिखा जाता था। किसी से बदसलूकी या फिर बदमाशी वह करते थे, नाम अमरेंद्र का आगे आ जाता था। ऐसे में ही रूपनगर में एक घटना हुई थी। वहां पर अमरेंद्र का इस घटना में कोई हाथ नहीं था, लेकिन उसकी लापरवाही के कारण सारा दोष उसके ऊपर ही पड़ा था। प्रेम ने बताया। आप तो रूपनगर के हैं ना? साहिर ने जितेंद्र जी की तरफ देखते हुए पूछा। जितेंद्र जी ने हाँ में सर हिला दिया। कल बड़ी मासा से मेरी जब बात हो रही थी तो मैंने इस बारे में सुना था। क्या मैं जान सकता हूँ कि सही बात क्या है? कौन सी ऐसी घटना हुई थी कि काकोसा को हमारे दादासा ने घर से निकाल दिया था? साहिर ने पूछा। बात एक लड़की के मैटर से ही जुड़ी हुई थी। वो लड़की हम लोगों के साथ ही स्कूल में पढ़ती थी। कुछ लड़कों ने आते जाते उस लड़की को छेड़ा था। इसमें अमरिंदर की कोई गलती नहीं थी। लड़की एक जमींदार परिवार से संबंध रखती थी, इस कारण इस पर अच्छी खासी पंचायत बैठ गई थी। एक तरफ से अमरिंदर को घेरने के लिए ही पंचायत बैठाई गई थी ताकि किसी तरह से उस लड़की की शादी अमरिंदर से कर दी जाए और उस लड़की को राणा परिवार की बहू बना दिया जाए। और उस पंचायत में आपके दादासा और आपके बाबासा दोनों ही मौजूद थे। उनको जानबूझकर बुलाया गया था और यह अमरिंदर बेवकूफ़ की तरह अपने सारे दोस्तों के कारनामे को अपने सर पर लिए हुए वहां पर खड़ा था, जिसके कारण सारा दोष अमरिंदर के हिस्से लिखा गया था। आपकी बाबासा और बड़े बाबासा दोनों ही बहुत परेशान थे। बात
बातचीत से सुलझने वाली नहीं थी और ना जाने कुछ ऐसे कारण थे कि वो उस लड़की से अमरिंदर की शादी भी नहीं करना चाहते थे। उस वक्त में आगे आया था क्योंकि मैं ठीक उसी वक्त कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर लौट रहा था और मैंने इस सारे वाक्यों को अपनी आंखों से देखा था, जिस कारण मुझे इस पूरे मामले की जानकारी थी और मैंने वहीं पर सच कहते हुए अमरेंद्र को निर्दोष साबित करवा दिया था। इसके बाद बड़े राणा शमशेर सिंह राणा ने अमरेंद्र के दोस्तों की अच्छी खासी क्लास लगा दी थी। उस दिन पंचायत में बहुत जोरदार बहस हुई थी। इतना झगड़ा हुआ था कि किसी वक्त भी लाठी से लेकर बंदूक की गोलियां तक चल सकती थीं। बात बढ़ती हुई देखकर मैं वहां से अमरिंदर को निकाल ले जाना चाह रहा था क्योंकि यह हमेशा से यही करता था। हम स्कूल टाइम के साथ थे तो हम अमरिंदर को अच्छे से जानते थे। बात समझ में आए या ना आए लेकिन इसका बोलना जरूरी होता था। अब बड़े राणा सा खुद अब इस मैटर को देख रहे थे। इसी बीच अपनी प्लानिंग को फेल होता हुआ देखकर रूपनगर के ठाकुर बौखला गए थे। उन्होंने जानबूझकर बात ना संभाली और बंदूकें निकल गई थी। तब प्रेम आगे आया था। किसी तरह से बड़े राणा सा सबको वहां से बचाकर लेकर आए थे, तो मुझे को भी अपने साथ ही लेते आए थे। जितेंद्र जी ने बताया, हम जितेंद्र को वहां नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि जितेंद्र ने जिस तरह से हमारी मदद की थी, उसके बाद उसका रूपनगर में रहना खतरे से खाली नहीं था। इस बात को भाई सा समझ रहे थे। इसके अलावा जौहरी की नज़र हमेशा सच्चे हीरे पर होती है। उसी दिन जितेंद्र की काबिलियत को पहचान लिया था, इसलिए जितेंद्र को अपने साथ लेकर आए और उस दिन के बाद से जितेंद्र हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ ही रह गए। प्रेम ने बताया। साहिर ने समझते हुए लंबी से हमकारी भरी थी। उस दिन उसने राजमाता से जितेंद्र जी का महल में आना तो सुना था, लेकिन क्यों आए थे आज कारणों से पता लगा था, लेकिन अभी भी यह नहीं पता चला था कि उसके बाद क्या हुआ था और फिर वहां का क्या हुआ था। साहिर ने सवाल किया। वहां से आने के बाद बड़े बैठक में एक जबरदस्त क्लास लगी थी। फूफा सा ने तो अपनी इस बरसों से कमाई हुई पुरखों की इज्जत पर लगे धब्बे को बिल्कुल दिल पर ले लिया था। ये बात जानते हुए भी कि अमरेंद्र इस घटना में शामिल नहीं थे, लेकिन उनकी संगत खराब थी। इस कारण किसी भी हाल में अमरेंद्र को माफ करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने तो अमरेंद्र और उनके दोस्तों को चांडाल चौकड़ी का नाम दिया था। प्रेम आगे बता रहा था। और उस चांडाल चौकड़ी में कौन कौन थे? इस चांडाल चौकड़ी में 4 लोग थे। अमरेंद्र सिंह राणा, प्रदीप सिंह सिसोदिया, बसंत जिंदल और उमेश अग्रवाल। अब इन चारों की किस्मत का फैसला यहाँ प्रतापगढ़ के महल में हुआ था और उसी दिन इस प्रतापगढ़ के महल का भी एक फैसला हुआ था। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।